Hello everyone, very good morning to all of you and आज हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज़ बायोलॉजी, इट्स ब्रांचेज एंड हाउ इट प्रोग्रेस। ठीक है, कैसे करके बायोलॉजी, सिंपल बायोलॉजी से आज सिस्टम बायोलॉजी, स्ट्रक्चर बायोलॉजी तक जो ग्रोथ हुई है उसके बारे में बात करेंगे कि कौन से इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न थे जो बायोलॉजी से आज बायोइन्फॉर्मेटिक्स, सिस्टम बायोलॉजी, स्ट्रक्चर बायोलॉजी तक, और इसकी वेरियस ब्रांचेज की किस किस चीज़ की स्टडी को बायोलॉजी में डील किया जाता है, और कुछ एलाइड ब्रांचेस मींस कि दूसरे सब्जेक्ट की जो ब्रांचेज जैसे एग्रीकल्चर की कौन सी ब्रांचेस बॉटनी के साथ मर्ज करती हैं, इसी तरीके से जूलॉजी की। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ बायोलॉजी, बायोलॉजी है क्या, कौन से बहुत ही पायनियर जो साइंटिस्ट हुए हैं, दैट्स मीन बायोलॉजिस्ट हुए हैं जिन्होंने बायोलॉजी टर्म यूज़ किया और इसके बारे में बहुत ही प्रिमिटिव कॉन्सेप्ट या आइडिया ऑफ बायोलॉजी का दिया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बायोलॉजी का मीनिंग क्या होता है। तो देखते हैं बायोलॉजी। ठीक है, दो वर्ड हैं बायोलॉजी। तो बायो का मीन्स होता है लाइफ और लोगोस का मतलब डिस्कोर्स। डिस्कोर्स का मतलब एक रूट जो कि मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक स्टडी करा हमने, तो एक पूरी जर्नी की बात करते हैं डिस्कोर्स की। ठीक है, कहते हैं ड्यूरिंग दिस डिस्कोर्स, इस जर्नी के दौरान हमने ये किया गया। तो मतलब लाइफ की जो जर्नी है वो मतलब उसकी स्टडी को बायोलॉजी कहते हैं। आप सबसे पहले इसके बारे में 19th सेंचुरी के बिगनिंग मतलब जस्ट स्टार्टिंग में देखिए 1802 मतलब 1802 में, ठीक है, एक साइंटिस्ट थे फ्रेंच के जिनका नाम था लेमार्क। और लेमार्क इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मतलब वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, जिसने जो प्रिमिटिव आइडिया ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन दिया था। बट आज ये बात अलग है कि इसकी जो थ्योरीज थी एक्वायर्ड करेक्टर ऑफ इनहेरिटेंस वाला, उनका कोई बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ज़्यादा नहीं है, बस जस्ट हिस्ट्रिकल इंपॉर्टेंस के लिए हम उन्हें आज भी स्टडी करते हैं। मगर लेमार्क अपने आप में एवोल्यूशन के फील्ड का सबसे पहला मतलब पॉइनियर वर्क जो था एवोल्यूशन में लेमार्क ने किया था। बाद में डार्विन आए, गुडेब्रीज आए, बीजमान आए, उन्होंने इनकी थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया। बट लेमार्क बहुत ही सिग्निफिकेंट है और लेमार्क की जो थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर बाई इनहेरिटेंस बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट थी और अभी भी उसका इंपॉर्टेंस है, बट आज उतनी सिग्निफिकेंट नहीं है। ठीक है, जो कि कहाँ के थे, फ्रेंच के थे। और एक दूसरा साइंटिस्ट था जिसका नाम दूसरी जगह हम नहीं सुनते हैं, ट्रीवेरेनस। ठीक है, जो कहाँ के थे, जर्मनी के थे। इन दोनों ने 1802 में सबसे पहले टर्म बायोलॉजी का इस्तेमाल किया था कि बायोलॉजी यूज़, और कुछ नहीं किया था। अब इसमें देखते हैं इसके बाद क्या होता है। डेफिनेशन का पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं तो डेफिनेशन क्या है, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब तीन लोग हैं जिनमें लाइफ होती है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट जो लाइफ फॉर्म्स हैं ऑन दिस अर्थ वो तीन ही तरीके के हो सकती हैं। प्लांट्स हो सकते हैं, प्लांट की 5-7 कैटेगरी हैं जो एल्गी से लेके आपके एंजियोस्पर्म्स, डाइकाट, मोनोकाट, इस तरीके से पोरीफेरा से लेके काइनोडर्मेट एंड मैमल्स तक, एनिमल्स, इस तरीके से आपका इन्हीं दोनों कैटेगरी के जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जैसे माइक्रो एल्गी, माइक्रो फंजाई, ठीक है, माइकोप्लाज्मास, इस तरीके के जो बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरियाज, लाइकेंस, ये सब आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म में इंक्लूड कर जाते हैं। तो कहने का मतलब जूलॉजी हो गई एनिमल्स की स्टडी, बॉटनी हो गई प्लांट की स्टडी, और माइक्रोबायोलॉजी हो गई माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन ऑफ बायोलॉजी, मगर हमने यहाँ माइक्रोबायोलॉजी को इंक्लूड नहीं करा है उसमें। यहाँ पे 2 ब्रांचेस बायोलॉजी की, एक जूलॉजी एंड एक बॉटनी, मतलब प्लांट स्टडी एंड एनिमल स्टडी। ठीक है, बॉटनी को प्लांट स्टडी, जूलॉजी को एनिमल स्टडी। अब जूलॉजी की हम बात करते हैं, एक एक करके हम चलते हैं। ठीक, बायोलॉजी हो गई, अब बायोलॉजी के बाद जूलॉजी आती है। जूलॉजी क्या है, मीनिंग देखें, जूऑन एक टर्म है जिसका मीनिंग होता है एनिमल, और लोगोस का मतलब भाई कि एनिमल की जो डिस्कोर्स मतलब है कि एनिमल की जो स्टडी, उसे जूलॉजी कहा गया है। और इसके बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे, ग्रीक के एक फिलोसफर थे। ग्रीक का मतलब यूरोपियन कंट्रीज ग्रीस बोलते हैं। ठीक है, आजकल जो इसका टर्की के साथ बहुत विवाद चल रहा है ऑन बिहाफ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, बहुत चर्चा में है ग्रीस। तो ग्रीस का मतलब वही कंट्री है यूरोप की जहाँ के अरिस्टोटल थे, और अरिस्टोटल के इसके अलावा जूलॉजी के फादर के अलावा बायोलॉजी का फादर और साइंस का भी फादर कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब फादर ऑफ साइंस, फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी अरिस्टोटल कहा जाता है। ये अपने आप में बहुत ही मतलब प्रिमिटिव, इनसे पहले भी थे फिलोसफर, मगर जो साइंस की जब बात आती है तो उसमें अरिस्टोटल बहुत ही नियर अबाउट पहला साइंटिस्ट है जिसने डिफरेंट फील्ड में काम किया है। ठीक है, इसके बाद आता है बॉटनी। बॉटनी का देखिए उसी तरीके से, बॉटनी का जो टर्म होता है बोटैन, इसे देखें पहले, बॉस्किन, फिर बोटैन, फिर बॉटनी, और बॉटनी का मीनिंग हर्ब। सबसे पहले टर्म था बॉस्किन, जो किस टर्म का लैंग्वेज था, ग्रीक वर्ड था। ठीक है, बॉस्किन, और इसका मीनिंग होता था ग्रेजिंग। ग्रेजिंग का मतलब
चरने वाला, जो चरा जा सके, मतलब जो घास वगैरह होती है, जो हर्ब्स होती हैं, उन्हें कौन खा लेते हैं? एनिमल। उनके खाने को मतलब प्रोसेस होती है उसे क्या बोलते हैं? ग्रेजिंग। मैंने कहने का मतलब है कि जो हर्ब मतलब ग्रेज होने वाली जो मटेरियल है वो ग्रेजिंग इस टर्म से मतलब था कि ये ग्रेज किए जाते हैं हर्ब्स। इसे टर्म्स आया बॉटनी। तो आप समझे, बॉस्किन, बोटेन, बॉटनी, हर्ब्स। इसकी इस बॉटनी में जो सबसे पहले लोग थे वो थे उसी कंट्री के, मतलब ग्रीस का एक दूसरा फिलोसफर था जिसे बोलते हैं थियोफ्रास्टस। ठीक है, ये जो थे अरिस्टोटल के सक्सेसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि अरिस्टोटल को आगे ने रिप्लेस किया था। कहने का मतलब अरिस्टोटल के बाद जिस फिलोसफर की धूम मची थी पूरी दुनिया में इन कंसर्निंग द व्यूज ऑफ साइंस, तो उसमें थियोफ्रास्टस का नाम था आफ्टर अरिस्टोटल। ठीक है, कहने का मतलब इन्हें अरिस्टोटल की जो विचारधारा थी उसे बिल्कुल चेंज कर दिया, और उसके बाद अरिस्टोटल का सक्सेसर की फॉर्म में ये मतलब उभर के आया थियोफ्रास्टस। ठीक है, इसे कहा जाता है फादर ऑफ बॉटनी। इसे साइंस नहीं कहा जाता, बायोलॉजी नहीं कहा जाता। तो आपके पास बायोलॉजी का फादर, साइंस का फादर, बॉटनी का फादर और जूलॉजी का फादर, 4 ब्रांच के फादर आपको पता चलेगा, और 2 लोग हैं केवल। अरिस्टोटल साइंस का फादर है, बायोलॉजी का फादर है एंड जूलॉजी का फादर, जबकि थियोफ्रास्टस ओनली फादर ऑफ बायोलॉजी है, सॉरी फादर ऑफ बॉटनी है। अब थियोफ्रास्टस के 2 कंट्रीब्यूशंस हैं। उन्होंने क्या किया था? फादर ऑफ बॉटनी कहलाते हैं तो कुछ किया तो होगा। इन्होंने क्या करा था? 500 प्लांट की लिस्ट बनाई थी सबसे पहले, एक मतलब इनिशिएटिव वर्क था, और उन्हें 4 कैटेगरी में डिवाइड करा। आज हम बात करते हैं 3 की, ट्री, श्रब्स एंड हर्ब्स, मगर इन्होंने एक कैटेगरी और दी थी, अंडर श्रब्स। तो हुआ था ट्रीज, श्रब्स, अंडर श्रब्स एंड हर्ब्स। इसी तरीके से एक काम इसने और किया था, इसने प्लांट को, जैसे आज हम डिवाइड करते हैं ना, एनुअल, बाइनियल्स एंड पेरिनियल्स। एक साल में जो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हो वो एनुअल्स होते हैं, जो 2 साल में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हो 2 ईयर्स में तो उन्हें बाइनियल्स, एंड जो मल्टी ईयर्स में, जैसे कि शुगर केन हुआ या आम का प्लांट हुआ, इन्हें हम पेरिनियल प्लांट कहते हैं, मल्टी ईयर्स वालों को। ठीक है, इस तरीके से वेरी बेसिक जो आइडिया था कि जूलॉजी व्हाट डील्स एंड बॉटनी व्हाट डील्स, क्या क्या करते हैं, कौन कौन जो इनके पॉइनियर साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इनके बारे में फर्स्टली बताया था। अच्छा, अब प्रोग्रेस ऑफ बायोलॉजी में बात करते हैं। तो कैसे करके बायोलॉजी यहाँ तक पहुँचे, तो इससे पहले हम एक सीरीज़ ये देखते हैं जो मैंने एक बहुत आइडिया बनाया कि कैसे करके हम यहाँ तक पहुँचे। सबसे पहले जो था बायोलॉजी, हम बायोलॉजी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम डिवाइड कर दिया जूलॉजी एंड बॉटनी, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आपको बता दिया। फिर देखते हैं बायोलॉजी में सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ, क्योंकि पूरी इंटेरिटी ऑफ लाइफ की जो स्टडी होती थी बायोलॉजी थी। उसके बाद थोड़ा सा ग्रोथ हुई साइंस में, तो नामन उनका आइडेंटिफिकेशन, पहले पहचानो, फिर नाम दो और फिर क्लासीफाई कर दो, मतलब आइडेंटिफिकेशन, नॉमनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, ये भी बायोलॉजी में इंक्लूड होने लगा। ठीक है, उसके बाद उन्हीं एनिमल का जो उस टाइम के रिकॉर्डेड एनिमल थे, एनिमल मतलब जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट्स, ठीक, ऑर्गेनिज्म थे, उनके रहने की जगह मतलब हैबिटेट और उनका बिहेवियर, इन पे काम करने लगे, बायोलॉजी में और प्रोग्रेस हुई। उसके बाद हम उनके अंदर की जो फिजियोलॉजी थी उसे, और उनकी इंटरनल जो मार्फोलॉजी थी जिसे हम एनाटॉमी बोलते हैं, इस पे काम शुरू हुआ। ठीक है, जब इन पे काम शुरू हुआ तो साइंटिस्ट के माइंड में एक बात आ रही थी कि उन्होंने ये देखा कि बहुत सारी चीज़ें कॉमन हैं। जब तो ऊपर से बात करते रहे तो कुछ आइडिया नहीं था, जो कुछ है वो स्टडी कर रहे थे। ठीक है, कि लाइफ फॉर्म की स्टडी कर ली, उनका आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर की स्टडी कर ली, उनके हैबिटेट एंड बिहेवियर की स्टडी कर ली, कोई भी उन्हें वो नहीं था कि इंटर कनेक्शन की बात उनके माइंड में नहीं आई। जब उन्होंने उनके फिजियोलॉजी एंड इंटरनल मार्फोलॉजी मतलब एनाटॉमी की जब बात करी तो उन्हें बहुत सारे कॉमन कैरेक्टर्स उनके अंदर नज़र आए। अब उन्होंने सोचा कि इसमें कुछ आपस में रिलेशन है, उस रिलेशन की स्टडी करने में लगे, तब डेवलपमेंट हुआ एवोल्यूशन का। लैमार्क आए, फिर डार्विन आए। ठीक, और भी लोग आए मगर ये 2 बहुत सिग्निफिकेंट साइंटिस्ट हैं। ठीक है, अब उन्होंने देखा कि इस तरीके से एविडेंस मिल रहा है कि एक दूसरे से ये कनेक्टेड है, तो उन्होंने उसके बायोकेमिकल एस्पेक्ट को स्टडी करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो एवोल्यूशन के बाद जो ब्रांच डेवलप हुई थी बायोलॉजी में वो थी बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री से भी एविडेंस मिले कि हाउ दे आर कनेक्टेड, एंड ये बात सही है कि सभी एनिमल्स आपस में कनेक्टेड हैं, इनका एंसेस्टर एक ही है, बाकी सबकी ओरिजिन एक ही से हुई है, इंक्लूडिंग प्लांट और एनिमल तक की। देखिए, उसके बाद उन्होंने और एविडेंस स्टार्ट करना शुरू करे दूसरे पर्सपेक्टिव से, तो स्ट्रक्चर बायोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का मतलब इस्टेब्लिशमेंट हुआ। और उसके बाद और आगे बढ़े तो अब रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी आई, और उसके बाद आज के टाइम में हम सिस्टम बायोलॉजी की बात कर रहे हैं कि मतलब मैथमेटिकल मॉडलिंग हमने बायोलॉजी में इंटर करना स्टार्ट कर दिया है। तो इस तरीके से बायोलॉजी की एक प्रोग्रेसिव चार्ट है। आपको लगेगा कि पहले डिस्क्रिप्टिव ओनली लाइफ फॉर्म की बात करी थी, आज हम सिस्टम बायोलॉजी की बात कर रहे हैं, और प्लांट और एनिमल का डिफरेंस ही खत्म हो गया, मतलब जस्ट सिस्टम की जो सिस्टम है उसकी स्टडी करें और ये पता कराने की कोशिश करें कि कैसे सब एक दूसरे से कनेक्टेड तो हैं, ये तो प्रूफ हो चुका है। अब इनकी ओरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक है, कि कैसे ये ओरिजिन हुए एक दूसरे से, कैसे डाइवर्सिफिकेशन हुआ, कहाँ प्लांट है, कहाँ इतने बड़े एनिमल हैं, कहाँ इतने माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इतने शॉर्ट स्मॉल सा है, मगर इन सबकी ओरिजिन एक ही से हुई है। ये प्रूफ करता है सिस्टम बायोलॉजी के थ्रू। ठीक है, तो
कुछ चीज़ें और देख लें, मेजर मेजर इसमें जो हमने लिखा है उसे देखें। देखिए, बायोलॉजी के बाद जो डार्विन आए थे, ठीक है, लैमार्क के बाद, लैमार्क में तो स्टार्ट कर दिया, मगर लैमार्क की थ्योरी में कुछ ऐसे फैक्ट थे जो मतलब बिल्कुल जिन्हें कहना चाहिए उनका कोई हमें साइंटिफिक एविडेंस नहीं मिल पाया, ठीक है। तो लैमार्क की थ्योरी तो बहुत डिस्कार्ड कर दी गई, मगर डार्विन की थ्योरी में आज भी मतलब उसमें वैल्यू है उसकी। तो डार्विन की थ्योरी आने के बाद जो बायोलॉजी क्लासिकल और डिस्क्रिप्टिव क्लूलेस बायोलॉजी थी वो कन्वर्ट हो गई थी थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क इन द इवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ डार्विन। मतलब बायोलॉजी का नाम ही हो गया था कि डार्विनियन थ्योरी, इतना मतलब इन्फ्लुएंस था डार्विन का। उसके बाद में जो 19 एंड 20 सेंचुरी स्टार्ट आई तो फिजिक्स और केमिस्ट्री की एंट्री हो गई बायोलॉजी में। हमने बताया ना बायोकेमिस्ट्री बनना शुरू हो गई, तो बायोकेमिस्ट्री का फॉर्मेशन हो गया जब फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इंटर इन द बायोलॉजी, ठीक है। देन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चरल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आई, ठीक है। और उसके बाद कुछ साइंटिस्ट के हम नाम बताना चाह रहे हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब जिनकी वजह से आज हम यहाँ तक बायोलॉजी पहुँचे थे। बार्टसन के डीएनए का जो डिस्कवरी है, ठीक है, उसके बारे में डीएनए मॉडल को बताना, और सेंगर, ठीक है, ये लीडरबर्ग एंड टेटम का नाम सुना होगा बैक्टीरिया में, कॉर्नबर्ग का नाम सुना होगा, मोनाइड, बीडल एंड टेटम, ये सब बहुत ही मतलब पायनियर्स लोग हैं और उन्होंने आज जो बायोलॉजी को आज इतनी ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन है, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेज हैं, वो इन्हीं का कंट्रीब्यूशन है। उसके बाद एक सब कुछ होने के बाद जब पेटेंट स्टार्ट होना शुरू हो गया कि कोई चीज़ हमने डिस्कवर कर ली तो हम उसे पेटेंट करा लिया, उसके बाद इस बायोलॉजी में जो था वो पॉलिटिकल डोमिनेंस स्टार्ट हुआ। ये भी ध्यान रखना है आपको, जब पेटेंट का कॉन्सेप्ट आया तभी पॉलिटिकल डोमिनेंस स्टार्ट हुआ और कमर्शियल वैल्यू ऑफ बायोलॉजी बिकम ऑब्वियस, कमर्शियलाइजेशन शुरू हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कुछ बेसिक ब्रांचेस, तो इसमें 3 तरीके की ब्रांचेस बात करेंगे जो बिल्कुल एक डायरेक्टली कंसर्न टू दी बॉटनी या जूलॉजी जो भी है, हम पहले स्टडी करेंगे बॉटनी के ब्रांचेस में। तो बॉटनी जो प्योर बॉटनी है, उसके बाद बॉटनी से कुछ थोड़ा सा टेक्नोलॉजी ऐड करने के बाद जो ब्रांचेस का डेवलपमेंट हुआ उनकी बात करेंगे, और उसके बाद हम फाइनली बात करेंगे जो दूसरे सब्जेक्ट की ब्रांच जैसे कि एग्रीकल्चर एक बिल्कुल न्यू डिसिप्लिन है, उसमें जो कुछ ब्रांच जैसे एंटोमोलॉजी है, एंटोमोलॉजी तो जूलॉजी में चला जाएगा, पैथोलॉजी है, प्लांट पैथोलॉजी होता है, ठीक है। इसी तरीके से प्लांट ब्रीडिंग होता है तो वो बॉटनी में भी होता है, एग्रीकल्चर में भी होता है, ठीक है। ऐसी कुछ ब्रांचेज, जब फिजियोलॉजी हुआ तो यहाँ पे प्लांट फिजियोलॉजी कहते हैं, बॉटनी में उधर क्राफ्ट फिजियोलॉजी कहते हैं। तो इस तरीके की जो ब्रांचेज होंगे उन्हें हम एलाइड ब्रांचेज में करेंगे। कहने का मतलब बेसिक ब्रांच, टेक्नोलॉजी बेस्ड ब्रांच, और फिर हम एलाइड ब्रांचेस की बात करेंगे। 3 तरीके की ब्रांचेज। सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक ब्रांचेस। तो बेसिक ब्रांचेज में आता है आपका मार्फोलॉजी। मार्फोलॉजी होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस, बिल्कुल हम अंदर की बात ना करें, ठीक है। एक्सटर्नल मार्फोलॉजी हमने इसलिए मेंशन भी करा है, मार्फोलॉजी, एक्सटर्नल मार्फोलॉजी, ठीक है। इंटरनल मार्फोलॉजी को ही एनाटॉमी बोला जाता है। तो एक्सटर्नल मार्फोलॉजी देखिए, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स, इट इज़ बेस्ड ऑन द एक्सटर्नल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। कोई भी मतलब इंटरनल की बात, ओनली प्योरली एक्सटर्नल फॉर्म कैसा दिखता है और उनकी स्ट्रक्चर ऊपर से कैसे दिखती है, दिस डील्स अंडर द ब्रांच मार्फोलॉजी। अब इसके बाद आता है इंटरनल मार्फोलॉजी की बात करेंगे तो हम उसे एनाटॉमी बोलेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स, बट यहाँ पे एक बात ध्यान रखना क्योंकि इससे मिलती हुई नीचे ब्रांच और हम स्टडी करेंगे हिस्टोलॉजी, ठीक है। तो एनाटॉमी जो ब्रांच है वो इंटरनल स्ट्रक्चर की तो है, बट यहाँ पर जो स्टडी का जो पैटर्न है, जो अप्रोच है, वो कैसी होती है, सेक्शन कटिंग के थ्रू होती है। किसी टिश्यू की स्टडी करना है तो उसमें हम डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन कटेंगे, डिफरेंट एंगल से। उसके बाद हिस्टोलॉजी आता है। हिस्टोलॉजी में हम सेम पे ही है, इंटरनल स्ट्रक्चर या फिर स्टडी ऑफ सेल एंड टिश्यू, बट हम यहाँ पर माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, बाई एडिशन ऑफ माइक्रोस्कोप। तो वो हिस्टोलॉजी हो गई, सेक्शन कटिंग के थ्रू करें तो वो आपका एनाटॉमी हो गई, और ऊपर से कुछ भी ना करें दोनों में, केवल ऊपर से हम व्यू करें तो ये मार्फोलॉजी हो गई, ठीक है। इसके बाद आता है फाइटोजियोग्राफी। इसमें ये बात करते हैं कि प्लांट जो पूरी दुनिया में, जो अर्थ हमारी है, ग्लोबल अर्थ, इस पर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्लांट्स है ये क्यों है डिफरेंट। जैसे किस एरिया में केवल जिम्नोस्पर्म पाए जाते हैं, कहीं पर टेरोफाइट पाए जाते हैं, कहीं पे इनकी बहुत आयात है, कहीं पे बहुत ज़्यादा इनकी कमी है, इसके रीज़न क्या है और ये क्यों इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हैं, ठीक है। ये दोनों फैक्ट जो हैं वो फाइटोजियोग्राफी में स्टडी करे जाते हैं। उसके बाद आता है पैलियोबॉटनी। पैलियोबॉटनी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए क्योंकि आज हम लोग हैं, ठीक है, इसकी 21वीं शताब्दी की बात करें, 21st सेंचुरी की बात करें, इससे पहले जो मतलब सब कुछ था, कैसे फ्लोरा रहे थे यहाँ पे, कैसे प्लांट रहे, वो कैसे डिसअपियर हो गए। जैसे कहा जाता है कि टेरिडोफाइट पहले जो थे डोमिनेंट थे, और आज टेरिडोफाइट जो हैं केवल ट्री ड्यूलिंग प्लांट्स हो गए, बड़े बड़े फॉरेस्ट के जो जो फ्लोर होता है ज़मीन उस पर पाए जाते हैं, कोई भी बड़ा उनका ट्री नहीं पाया जाता है। इंक्लूडिंग आज के टाइम में जो हम कोल इस्तेमाल कर रहे हैं, जितना बड़ा आप देखते होंगे वुड पैचेस, ये सब टेरिडोफाइट्स के हैं, मगर आज
फाइट जो है केवल एक छोटा सा सिरप में आके मतलब कन्फाइंड हो गया है। आज जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का बोलबाला है पूरे अर्थ पे, ठीक है। तो इसकी वजह क्या थी कि टेरिडोफाइट एक लार्ज प्लांट से एक स्मॉल हर्ब में कन्वर्ट हो गए आज के टाइम में। तो ये सब स्टडी करा जाता है आपका पैलियोबॉटनी में। और इससे रिलेटेड एक इंस्टीट्यूट है जिसे बोलते हैं बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी, क्योंकि बीरबल साहनी एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने पैलियोबॉटनी पे काम किया है। इनके नाम से ही 1949 में लखनऊ में एक इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई थी जिसे बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी कहते हैं, बट आज इसका नाम हो गया बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेस। ध्यान रखना है इसे, हमने इससे पहले लेक्चर में आपको बताया है, ठीक है। और इसके साथ साथ इसमें फॉसिल प्लांट की स्टडी तो करते हैं, मगर फॉसिल प्लांट मिलते कहाँ पे, किन टाइप के रॉक्स में पाए जाते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स एंड हाउ दे आर इंटर रिलेटेड विद द प्रेजेंट डे प्लांट्स। ये 3 एस्पेक्ट हो गए, ठीक है। फॉसिल प्लांट तो है स्टडी करना क्या है, किस टाइप के रॉक्स में पाए जा रहे हैं, और वो फॉसिल्स जो प्लांट के फॉसिल्स जो मिल रहे हैं रॉक्स में, वो आज की जो प्लांट्स हैं उनसे कैसे करके वो जुड़े हुए हैं, मतलब उनके क्या रिलेशन है, हाउ दे आर कनेक्टेड विद प्रेजेंट डे फ्लोरा। फ्लोरा मीन्स प्लांट्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स भी प्योर ब्रांच है बॉटनी की, ठीक है। अपनी हेरिडिटी एंड वेरिएशन की स्टडी करते हैं कि हेरिडिटी कैसे कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं, और जो भिन्नताएं होती हैं, वेरिएशंस होती हैं, वो हाउ दे प्रोड्यूस, कैसे बनती हैं, इनके बारे में स्टडी करते हैं। अच्छा, प्लांट ब्रीडिंग जो है, इसमें हम प्लांट की इम्प्रूव्ड वैराइटीज़ की डेवलपमेंट की बात करते हैं कि जैसे कंटिन्यूअस डोमेस्ट करने के बाद कुछ प्लांट की जो क्वालिटी होती है, उनके फ्रूट की जो क्वालिटी होती है, वो डैमेज हो जाती है, बिल्कुल बेकार हो जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें रिक्वायरमेंट है प्लांट ब्रीडिंग, उन्हें इम्प्रूव करने की, ठीक है। तो ऐसा स्टडी होता है अंडर प्लांट ब्रीडिंग। इसी बताता है साइटोलॉजी। अब ध्यान रखना है, मैंने बहुत अच्छे से अरेंज किया है इनमें, तो आपको डिफरेंस क्रिएट करना है आप खुद। देखिए, जेनेटिक्स में हेरिडिटी एंड वेरिएशन की बात करी, प्लांट ब्रीडिंग में हमने इम्प्रूव्ड वैरायटी के डेवलपमेंट की बात करते हैं। अब साइटोलॉजी, साइटोजेनेटिक्स, बायोकेमिकल जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी एंड साइटोटेक्सोनॉमी की बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये आपको करना है साइटोलॉजी, साइटोजेनेटिक्स में कन्फ्यूजन ना रहे। देखिए, साइटोलॉजी जो होती है, केवल हम यहाँ स्ट्रक्चर, फंक्शन, न्यूक्लियस एंड सेल इंक्लूजन। सेल इंक्लूजन का मतलब होता है कि सेल के अंदर जो पाए जाने वाले छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, स्पिरोसोम, लाइसोसोम, ठीक है, पैराक्सिसोम्स, ये इंक्लूजन्स होते हैं, इनकी स्टडी करी जाती है, पूरी सेल की स्टडी, ठीक है, इंक्लूडिंग इनका सेल के स्ट्रक्चर कैसी है, फंक्शन कैसा है, न्यूक्लियस के बारे में, और इसके दूसरे जो पार्ट्स हैं न्यूक्लियस के अंदर जिन्हें बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स, उनकी स्टडी को हम साइटोलॉजी कहा जाता है। साइटोजेनेटिक्स, देखिए साइटोजेनेटिक्स एलाइड ब्रांच है, हमने डिफरेंस करने के लिए इसे यहाँ पे ला के रखा है, ये एलाइड ब्रांच की कैटेगरी में है, ये मेंशन मैंने करा है, मतलब इसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, टेक्नोलॉजी का नहीं, ये दूसरे फील्ड से आई है। देखिए, इसमें ये बात स्टडी करते हैं कि हाउ हेरिडिटी कैरेक्टर्स आर ट्रांसमिटेड थ्रू सक्सेसिव जनरेशन इन्वॉल्विंग स्टडी ऑफ सेल्स, न्यूक्लाई एंड क्रोमोसोम। एक एस्पेक्ट है इसका कि कैसे करके जो हेरिडिटी कैरेक्टर्स होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, तीसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, इसकी स्टडी करते हैं। बट ड्यूरिंग दैट स्टडी हम केवल 3 चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, सेल्स, उसका न्यूक्लाई और उसके क्रोमोसोम, ठीक है। और किसी एस्पेक्ट पे हम बात नहीं करेंगे। इन 3 के थ्रू हम ये पता करेंगे कि हाउ दे ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ठीक है। इसके बाद देखिए, बायोकेमिकल जेनेटिक्स में बहुत माइनर सा डिफरेंस, स्टडी ऑफ हाउ हेरिडिटी कैरेक्टर्स, वही सेम एस्पेक्ट वही है, मगर जो मटेरियल यूज करा गया वो डिफरेंट हो जाएगा। देखिए, सेम वही है, हाउ हेरिडिटी कैरेक्टर्स आर ट्रांसमिटेड थ्रू दी सक्सेसिव जनरेशंस, मगर यहाँ पे हम डीएनए, आरएनए और मेटाबॉलिज्म के थ्रू बात करेंगे। वहाँ पे ये था कि सेल, न्यूक्लियाई और क्रोमोसोम, यहाँ पे डीएनए, आरएनए एंड मेटाबॉलिज्म के थ्रू हम ये पता लगाएंगे कि कैसे कैरेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं, इसे कहेंगे बायोकेमिकल जेनेटिक्स। और साइटोजेनेटिक्स में हम यही पता करने के लिए हम सेल्स, न्यूक्लियाई और क्रोमोसोम का इस्तेमाल करेंगे, तो हम ये कहेंगे साइटोजेनेटिक्स। और साइटोलॉजी में केवल स्टडी करा जाता है, किसी ये कोई हमारा एस्पेक्ट नहीं है कि हाउ दे ट्रांसफ़र, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बायोकेमिकल जेनेटिक्स और साइटोजेनेटिक्स में ये एस्पेक्ट हैं, ये पता करना। तो आपका डिफरेंस हो गया कि साइटोजेनेटिक्स और बायोकेमिकल जेनेटिक्स में डिफरेंस क्या है, ठीक है। दोनों का जो इशू है, जो मुद्दा है, वो सेम है, मगर उनके दोनों के अपने कंक्लूजन तक पहुंचने का जो रास्ता है वो डिफरेंट है। साइटोजेनेटिक्स में सेल, न्यूक्लियाई एंड क्रोमोसोम्स का इस्तेमाल करा जाता है, जबकि बायोकेमिकल जेनेटिक्स में डीएनए, आरएनए एंड मेटाबॉलिज्म के थ्रू हम यहाँ पे कंक्लूड करेंगे कि कैसे करके हेरिडिटी कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है बायोटेक्नोलॉजी, बहुत ही कॉमन सी बात है। इसका डिफरेंस आता है आपका कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें हम यूज़ करें कॉमर्शली, और इनसे जो केमिकल, ड्रग्स, वैक्सीन, हार्मोन्स बड़े स्केल पे बनाएं और फिर उन्हें रीजनेबल कॉस्ट पे ह्यूमन बींग्स के लिए इस्तेमाल किया जाए, ये इसका सिग्निफिकेंस होता है। इस तरीके से एक साइटोटेक्सोनॉमी आती है, ठीक है। टेक्सोनॉमी समझ गए, क्लासिफिकेशन का जो साइंस होता है उसे टेक्सोनॉमी कहते हैं प्लांट केस में। एनिमल में भी टेक्सोनॉमी होती है। अब साइटोटेक्सोनॉमी का मतलब क्या है कि क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट, टेक्सोनॉमी,
मगर साइटो का मतलब किस बेस पे करेंगे, क्रोमोसोम नंबर के बेस पे। आपको ये ध्यान रखना है कि प्लांट का क्लासिफिकेशन ऑन द बिहाफ ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, इट इज़ नोन एज साइटोटैक्सोनॉमी। ओके, देखिए अदर ब्रांचेज जो हमने डिस्क्राइब नहीं करी है क्योंकि ऐसे तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। देखिए जैसे प्लांट फिजियोलॉजी, जो प्लांट की वाइटल एक्टिविटी जो होती है उनकी स्टडी करी जाती है। टैक्सोनॉमी, इतने ही साइंस, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। इकोनॉमिक बॉटनी, प्लांट का जो उनसे यूजफुल प्रोडक्ट मिलते हैं उनकी स्टडी करना, इकोनॉमिक बॉटनी। प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट पर लगने वाली डिजीज़ की स्टडी करना, प्लांट पैथोलॉजी। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, आपको बताया है कि कैसे करके जो एक एनिमल से दूसरा एनिमल बन जाता है, कैसे करके छोटे एनिमल से लार्ज एनिमल गए, ठीक है, इस तरीके जो फॉर्मेशन होता है और कैसे करके वो खत्म हो गए, इनका एवोल्यूशन बात करेंगे, कैसे करके वो डिसअपियर हो गए फ्रॉम द अर्थ, आज उनके केवल रेमनेंट प्रेजेंट हैं। तो ये जो होता है ऑर्गेनिक एवोल्यूशन होता है। अब हम बॉटनी की वो ब्रांच देखें जिसमें बॉटनी में मैथमेटिक्स या साइंस मतलब टेक्नोलॉजी यूज कर दी गई और उनके नाम आ गए। तो जैसे पैलिनोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। पैलिनोलॉजी में जो पॉलन ग्रेन्स होता है जिसे हम माइक्रोस्पोर्स भी कहते हैं, और यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ही रेयर बुक्स में मेंशन होता है कि एक पॉलन ग्रेन्स और एक माइक्रोस्पोर में क्या डिफरेंस होता है। देखिए माइक्रोस्पोर एंड पॉलन ग्रेन्स आर सेम थिंग। जब तक ये बॉडी होती है, और ये जो बॉडी होती है मेल रिप्रोडक्टिव बॉडी होती है, ठीक है, जब तक ये बॉडी पॉलन एंथर के अंदर होती है तब तक हम इसे बोलते हैं पॉलन ग्रेन। और जब ये बॉडी पॉलन चैम्बर के बस्ट होने के बाद ये सॉइल पे आके ज़मीन में गिर जाती है तब हम इसे बोलेंगे माइक्रोस्पोर्स। बस ये डिफरेंस है, देयर आर नथिंग बिटवीन देम, ठीक है। इनसाइड एंथर पॉलन ग्रेन्स एंड ऑन द सॉइल आफ्टर ब्रेकिंग इट इज़ नोन एज माइक्रोस्पोर्स, बोथ आर मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स, ठीक है। इनकी स्टडी करी जाए किस रेफरेंस में, टैक्सोनॉमी और एवोल्यूशन। इन पॉलन ग्रेन से ये आइडिया करा जाए कि हाउ ऑर्गेनिज्म इवॉल्व्ड, हाउ प्लांट इवॉल्व्ड एंड हाउ दे आर इंटरकनेक्टेड, कैसे करके इन्हें एक दूसरे से जोड़ा जाए, मतलब क्लासीफाई किया जाए। क्लासिफिकेशन में इनकी मदद लेना और ये पता लगाने में मदद लेना है कि एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रोस्पोर के थ्रू, तब ये ब्रांच कहलाएगी आपको पॉलिनोलॉजी। कहने का मतलब माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन्स की जो स्टडी होती है इन द लाइट ऑफ टैक्सोनॉमी एंड एवोल्यूशन इज नोन एज पैलिनोलॉजी। इसके बाद आता है बायोकेमिस्ट्री। अब बायो का मतलब होता है तो दोनों से, प्लांट भी हो सकता है एनिमल में। अब प्लांट में बायोकेमिस्ट्री मतलब फाइटोकेमिस्ट्री, ठीक है। केमिस्ट्री ऑफ सेल्स की बात करेंगे, जो भी केमिस्ट्री केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट्स है उनके बारे में बात करना, ठीक है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में क्या करेंगे, बायोकेमिस्ट्री को मॉलिक्यूलर लेवल पर स्टडी करना, मॉलिक्यूल्स के लेवल पर स्टडी करना, आपका क्या हो गया, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो गया। इस तरीके से बायोमेट्रिक्स, बायोमेट्रिक्स में क्या करते हैं, जो हम बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट करते हैं उनका हम जो मैथमेटिक्स ब्रांच नहीं होती बायोस्टैटिक्स, उसके एप्लीकेशन के थ्रू आपने बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट की एनालिसिस करना, उस ब्रांच को कहते हैं बायोमेट्रिक्स। अदर ब्रांचेस में, एलाइड में भी कुछ अदर ब्रांचेस हैं, टेक्नोलॉजी वाले में, जैसे बायोफिजिक्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड माइक्रोबायोलॉजी। इसमें भी मैंने कुछ को मेंशन नहीं करा, यह ध्यान रखना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टडी, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोफिजिक्स। अब इसके बाद आती है एलाइड ब्रांचेज। एलाइड ब्रांचेज का मतलब वो जैसे देखा नहीं आपने पॉलिटिक्स में होते हैं एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, मतलब दूसरी पार्टी को मिला के जो गवर्नमेंट बनाई थी। आज भी जो मोदी जी प्रधानमंत्री एनडीए के प्रधानमंत्री हैं, बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं हैं, ठीक है। जो पहला इनका टर्म था वो एनडीए गवर्नमेंट थी। तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का मतलब कि बिल्कुल उन्होंने एक पार्टिकुलर टारगेट के लिए खुद को मैच किया है। वो पार्टी बीजेपी नहीं बन गई, जैसे शिवसेना थी इनके साथ दूसरी पार्टियां थी, तो केवल इसलिए आई थी कि प्रधानमंत्री बना लिया जाए ज्वाइन करके। तो उन्होंने एक नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया था, जिसे बोलते थे एनडीए, ठीक है। बीजेपी का गवर्नमेंट नहीं था, एनडीए की गवर्नमेंट थी। इसी तरीके से ये जो ब्रांचेस हैं ये बॉटनी की ब्रांचेस नहीं है, मगर बॉटनी से ये जुड़ी हुई हैं कम्प्लीटली। जैसे प्लांट में पाए जाने वाले वायरस, तो स्टडी क्या करेंगे, वायरोलॉजी। तो वायरोलॉजी अपने आप में बिल्कुल क्लियर कट उसका अपनी अलग मतलब वैल्यू है वायरोलॉजी की, ठीक है। और बॉटनी में स्टडी करी जाती है, इसलिए हमेशा एलाइड ब्रांचेज में हम बात करेंगे। जैसे वायरोलॉजी, वायरस की स्टडी, बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरिया की स्टडी, फाइकोलॉजी, एल्गोलॉजी, एल्गी की स्टडी, माइकोलॉजी या माइसिटोलॉजी, फंजाई की स्टडी, लाइकेनोलॉजी, लाइकेन की स्टडी, वायरोलॉजी, ब्रायोफाइट की, ट्रेडोलॉजी, ट्रेडोफाइट की, ठीक है, पीडोलॉजी, सॉइल की। अब ये मत कहना कि ब्रायोफाइट और ट्रेडोफाइट बॉटनी के हैं, ये बात सही है, बॉटनी के प्योर ब्रांच है ये, मगर ये अपने आप में आज एक डिफरेंट ब्रांच की फॉर्म में अपना कंप्लीट एग्जिस्टेंस रखती हैं, ठीक है। ये बॉटनी पढ़ के ही हम ट्रेडोफाइट की स्टडी करेंगे। ये ट्रेडोफाइट में जाके मास्टर्स कर सकते हैं, ट्रेडोफाइट में जाके बेसिक ग्रेजुएशन कर सकते हैं, इसलिए ये कंप्लीट है। ब्रायोलॉजी, ब्रायोफाइट की स्टडी, ट्रेडोलॉजी, ट्रेडोफाइट की, पीडोलॉजी, सॉइल की स्टडी। अब सॉइल की स्टडी तो आप एग्रीकल्चर में भी कर सकते हैं, सॉइल साइंस एक कंप्लीटली डिफरेंट है, बेसी होती है उसमें, एमएससी होती है, तो इसलिए मगर बॉटनी में भी इन्वॉल्व है, इसलिए एलाइड ब्रांचेज कहला रही हैं, ठीक है। एग्रोनॉमी, देखिए एग्रोनॉमी में क्या है, सॉइल है, सॉइल का मैनेजमेंट और प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, ये दोनों स्टडी करना, ये एग्रोनॉमी कहलाता है।
इस तरीके से फार्माकोग्नोसी होता है मेडिसिनल प्लांट की स्टडी करना, फार्माकोलॉजी होता है वो उसमें केमिकल सब्सटेंस का लिविंग ऑर्गेनिज्म पे एप्लीकेशन के बाद स्टडी करना है कि क्या इफेक्ट आ रहा है। एंथोलॉजी देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इन्हें ध्यान रखें थोड़ा सा क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है नॉर्मली। देखिए एंथोलॉजी फ्लावर्स की स्टडी है एंथोलॉजी, और जब हम फ्लोरिकल्चर की बात करते हैं तो इसमें फ्लावरिंग यील्डिंग प्लांट की स्टडी होता है। फ्लोरिकल्चर एंथोलॉजी केवल फ्लावर्स, हमें प्लांट से मतलब नहीं कहाँ से आया, केवल फ्लावर लाइए डिफरेंट डिफरेंट प्लांट की उनकी स्टडी करना, ये कहलाता है एंथोलॉजी। और फ्लोरिकल्चर फ्लावर यील्डिंग प्लांट की स्टडी। इसी तरीके से आता है पोमोलॉजी फ्रूट की स्टडी, और हॉर्टिकल्चर में फ्रूटिंग प्लांट की स्टडी, मगर इसमें हॉर्टिकल्चर को थोड़ा आइडिया बड़ा कर लिया गया इसका दायरा, तो जो फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग दोनों टाइप के प्लांट की स्टडी है। ठीक है, तो फ्रूट की स्टडी पोमोलॉजी है, इस तरह फ्लावर की स्टडी एंथोलॉजी है। फ्लोरिकल्चर फ्लावरिंग यील्डिंग प्लांट की स्टडी है, और हॉर्टिकल्चर फ्रूटिंग यील्डिंग, ठीक है, प्लस फ्लावरिंग यील्डिंग। स्पर्मोलॉजी देखिए सीड की स्टडी, केवल सीड्स की स्टडी। ठीक है, लिम्नोलॉजी, जो लिम्नोलॉजी जूलॉजी में भी यूज होता है। अब जो प्लांट वाले फार्म्स हैं, प्लांट जो होते हैं जो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं उनकी स्टडी लिम्नोलॉजी। तो फ्रेश वाटर फार्म्स मतलब दो प्लांट विच प्रेजेंट इन दी फ्रेश वाटर मतलब देखा होगा जो नदी में रुका हुआ पानी होता है। इस तरीके से ओलोरिकल्चर आता है, इसमें देखिए वेजिटेबल यील्डिंग प्लांट्स, वेजिटेबल की नहीं वेजिटेबल यील्डिंग प्लांट की स्टडी। एग्रोस्टोलॉजी ग्रास, डिफरेंट टाइप की ग्रासेस, जैसे हमने अभी वीडियो डालता नेपियर ग्रास, युगांडा ग्रास, एलिफेंट ग्रास, कांग्रेस ग्रास, है ना, इस तरीके। अच्छा, सिल्वीकल्चर जो फॉरेस्ट्री होता है उसे हम सिल्वीकल्चर बोलते हैं। फॉरेस्ट्री डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट, इसमें क्यों ये बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट। एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री में हम बात करेंगे जो फार्म का लैंड होता है, मतलब जो फार्म है उसका जो ज़मीन होता है, सॉइल होता है, वो ऑन विच हर्वेसियस क्रॉप्स एंड ट्री क्रॉप्स आर कल्टिवेटेड। फार्म के अंदर हम हर्वेसियस और ट्री क्रॉप्स का जो कल्टिवेशन होता है फार्म लैंड पे, उसकी बात करेंगे। टॉक्सिकोलॉजी नेचर एंड इफेक्ट ऑफ पॉइजनस ऑन प्लांट एंड एनिमल, जो केमिकल्स होते हैं जहरीले केमिकल्स उनका एनिमल प्लांट पे स्टडी करने का टॉक्सिकोलॉजी। अब देखिए बिल्कुल नई ब्रांच आई है, बहुत नई का मतलब इस फील्ड में क्रायोबायोलॉजी, जो हमने आपको बताया था सीड वाले में, फ्रीजिंग ऑन बायोलॉजिकल मटेरियल, कि कूलिंग करके बायोलॉजिकल मटेरियल पे क्या इफेक्ट आता है, फ्रीजिंग का बायोलॉजिकल मटेरियल पे जो इफेक्ट आता है। जैसे हम देखो नाइट्रोजन लिक्विड वाला 196 डिग्री टेम्परेचर पे हम जो स्पर्म को स्टोर करते हैं तो वो क्रायोबायोलॉजी का पार्ट है। ठीक है, इस तरीके एक्सोबायोलॉजी, एक्सो बोलो बाहर, एक्सो बाहर होता है बायोलॉजी तो मतलब दूसरे जो हमारे प्लेनेट्स हैं उन पे लाइफ की संभावनाओं को तलाशना, उसकी स्टडी करना एक्सोबायोलॉजी। अब आता है फिनोलॉजी, फिनोलॉजी में होता है कि डिफरेंट जो प्लांट के अंदर साइकिल, एज ए ह्यूमन बींग हम रात में सो जाते हैं, सुबह में उठ जाते हैं, ठीक है, फिर खाना लंच करते हैं, फिर डिनर करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, इस तरीके जो हमारी साइकिल है, इसी तरीके प्लांट में एक साइकिल होती है। रिकॉर्डिंग एंड स्टडी ऑफ पीरियोडिक इवेंट लाइक फ्लावरिंग होना, फिर एक लीफ का गिर जाना, फिर उनके रिप्रोडक्शन होना मतलब फ्लावर आना, और फिर वो माइग्रेशन होना। ठीक है, तो ये फिनोलॉजी कहलाता है। इसके बाद लास्ट है प्लांट इकोलॉजी। अब इकोलॉजी दोनों में होती है तो यहाँ पर प्लांट इकोलॉजी। ठीक है, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ सॉइल इरोजन, सॉइल कंजर्वेशन एंड प्लांट कंजर्वेशन। ये हमने बता दिया कि तीनों चीज़ें आती हैं, मगर इकोलॉजी की डेफिनेशन रही है कि ऑर्गेनिज्म का उनके इन्वायरमेंट के साथ जो इंटरेक्शन होता है उसे स्टडी करते हैं हम इकोलॉजी में। ठीक है, अब इसी तरीके से आपका आता है बेसिक ब्रांचेज ऑफ जूलॉजी। इसमें सब एक ही बार में हमने कैटेगराइज करी है, कोई हमने डिफरेंस नहीं दिया। ठीक है, बेसिक ब्रांचेज ऑफ जूलॉजी हम स्टडी करेंगे। देखिए इसमें जैसे क्राइनोलॉजी, खोपड़े जो हमारा हड्डी होती है वो खोपड़ी होती है उसकी स्टडी। न्यूरोलॉजी नर्वस सिस्टम, सार्कोलॉजी और मायोलॉजी मसल्स की स्टडी। हेमेटोलॉजी ब्लड और ब्लड वेसल्स। ऑस्टियोलॉजी स्केलेटल सिस्टम। एंजियोलॉजी वैस्कुलर सिस्टम। ओडोंटोलॉजी टीथ की स्टडी को करते हैं। ठीक है, ऐसे ही होता है। सिंडेस्मोलॉजी जॉइंट्स और लिगामेंट जो होते हैं, जो बोन से जोड़ते हैं, बोन्स को कार्टिलेज से जोड़ते हैं। ठीक है, इस तरह की जो बॉडी होती है ना, लिगामेंट, टेंडर और लिगामेंट आपने सुना होगा। ऐसे टेक्टोलॉजी तो ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी। इथियोलॉजी एनिमल हैबिट और उनके बिहेवियर की स्टडी करते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट देखिए, इथियोलॉजी देखिए एक्सोबायोलॉजी से थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। इसके बाद ऑन्टोलॉजी हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये दोनों ध्यान रखें क्योंकि कॉन्सेप्ट है, हमने बताया था ऑन्टोलॉजी रिपीट्स फाइलोजन, इन दोनों को ध्यान रखें। ठीक है, ऑन्टोलॉजी में होता है हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कि डेवलपमेंट तो हो गया, उसकी हम हिस्ट्री करना आज के टाइम में कि हाउ इट डेवलप, यहाँ तक जो पहुँचा है कैसे पहुँचा है। फाइलोलॉजी में इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ए स्पीसीज आर ए लार्ज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसमें पूरे एक स्पीसीज की स्टडी करें। ठीक है, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री की बात करें, एक हिस्ट्री है दूसरी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है। ठीक है, तो ऑन्टोजेनी का मतलब हिस्ट्री की यहाँ पे ये हो गया ख़त्म, मतलब जो मर चुके हैं, डेड हो चुके हैं, उनकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री करना। और हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म ये प्रेजेंट की बात कर रहा है। इस तरीके से होता है सिटोलॉजी।
इसे एक्वायर्ड करेक्टर ऑफ एनिमल एंड प्लांट, जो उन्होंने एक्वायर्ड करे, मतलब अपने लाइफ उनका बर्थ हो गया, बर्थ के टाइम वो करेक्टर नहीं थे, बट उन्होंने अपनी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लाइफ लीडिंग उन्होंने कुछ करेक्टर्स अपने सर्वाइवल के लिए या फिर अपने वेलबींग के लिए अडॉप्ट करे हैं। उन करेक्टर की स्टडी करने का मतलब होता है आपका टेटोलॉजी है। पैलेंटोलॉजी, देखिए जैसे पैलेबॉटनी था बॉटनी में, इस तरीके से पैलेंटोलॉजी एनिमल में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। पैलेंटोलॉजी एनिमल फॉसिल, पैलेबॉटनी प्लांट फॉसिल्स। पैरासिटोलॉजी पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना या पैरासाइट ऑर्गेनिज्म पाए जाने वाले पैरासाइट की स्टडी करना। ट्रोफोलॉजी आपने सुना होगा इकोलॉजी में, ट्रॉफिक लेवल, ठीक है, फूड और न्यूट्रिशन। एरियोबायोलॉजी फ्लाइंग एनिमल्स की स्टडी करना। लिम्नोलॉजी स्टिल वाटर बॉडीज जैसे पॉन्ड्स, डिचेज एंड लेक की स्टडी करना। एंजाइमोलॉजी ऑर्गेनिक कैटालिस्ट। प्रोटोजोलॉजी यूनिसेलुलर एनिमल्स, जितने भी आपके प्रोटोजोआ कैसे हैं यूनिसेलुलर एनिमल्स हैं, तो इनकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं प्रोटोजोलॉजी। कि प्रोटोजोआ या दूसरे भी जो यूनिसेलुलर एनिमल्स हैं सबकी स्टडी को हम प्रोटोजोलॉजी में करते हैं। इस तरीके से आता है हेलमिन्थोलॉजी, पैरासिटिक बाम्स एंड हेलमिन्थ जैसे होता नहीं, हेलमिन्थोमाइसिस के मेंबर्स। एंटोमोलॉजी इंसेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है। आप देखें इक्थोलॉजी, इसे ध्यान रखें थोड़ा सा। इक्थोलॉजी फिशेस एंड फिशरीज, मतलब पूरा फिश और उनकी जो कल्चर होता है। ऐसे हेर्पेटोलॉजी एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल, दो की स्टडी करते हैं, इसमें ध्यान रखना है। हेर्पेटोलॉजी में दो। ऑर्थोलॉजी बर्ड्स केवल एक। जैसे मैमोलॉजी मैमल्स, अब इसमें दो आ गए एक साथ, हेर्पेटोलॉजी में ध्यान रखना है। टोटली 5 हैं वर्टिब्रेट हमारे, है ना, मैमल्स, बर्ड, रेप्टाइल्स, एम्फीबिया और पिसीज, मछली वाला, ठीक है। अब इसमें अपने स्टडी के लिए एम्फीबिया और रेप्टाइल्स तो आपके एक में आ गए, ये एम्फीबिया रेप्टाइल्स आपका ये हेर्पेटोलॉजी में आ गए। मैमल्स मैमिलोलॉजी में आ जाएंगे, और ये बर्ड जो है इसमें आएगा अर्थनोलॉजी में, और जो पिसीज हैं वो फिशरीज में आ गई, ये देखिए आ गई। इस तरीके से हो गया, मतलब 5 ये एनिमल्स हैं, 5 ग्रुप ऑफ एनिमल्स, मगर स्टडी 4 ग्रुप में कर लेंगे, क्योंकि रेप्टाइल्स और एम्फीबियन की स्टडी एक ही में करते हैं हेर्पेटोलॉजी में। देखिए मैमिलोलॉजी आपका नीचे आ गया। अब इसके बाद एंथ्रोपोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट, समझ में नहीं आता कि एंथ्रोपोलॉजी व्हाट इज डिफरेंट फ्रॉम द जूलॉजी या सेम जूलॉजी को एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। तो एंथ्रोपोलॉजी में ह्यूमन एवोल्यूशन एंड कल्चर की बात करते हैं कि आज जो हम कल्चर फॉलो अप करते हैं, जो हमारे ट्रेडिशंस हैं, जो कस्टम्स हैं, क्या पहले थे या नहीं थे, या कुछ पहले से बने आ रहे हैं आज भी, ठीक है, उनकी स्टडी करते हैं। और ह्यूमन का एवोल्यूशन कैसे हुआ, हाउ ह्यूमन एवॉल्व्ड, ये स्टडी करते हैं। उसकी कल्चर, उसके ट्रेडिशंस, उसके कस्टम्स की जो बात करी जाती है वो एंथ्रोपोलॉजी में करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्रांच है। अच्छा, मैलेकोलॉजी या कॉन्कोलॉजी, इसमें मोलस्क जो होता है हमारा, ठीक है, जो पाइला अंदर वो तो उसमें होता है, सेल्स जो उनके होते हैं उसे। और ऑफियोलॉजी स्नेक की स्टडी, देखिए इसमें अलग से बात है, थोड़ी सी मैं ध्यान देना चाह रहा हूँ। रेप्टाइल्स और एम्फीबिया को दोनों हमने हेर्पेटोलॉजी में करा, ठीक है। रेप्टाइल्स एक पूरा ग्रुप है जो सरीसृप हिंदी में बोलते हैं। अब स्नेक उसका एक डिवीजन, मतलब उसका एक मेंबर को स्नेक कहते हैं। जैसे छिपकली भी रेप्टाइल्स और स्नेक भी रेप्टाइल्स हैं, तो छिपकली और सांप की स्टडी जो है दोनों के साथ हेर्पेटोलॉजी में कर सकते हैं, इंक्लूडिंग मेंढक के साथ, मतलब फ्रॉग के साथ कर सकते हैं दोनों की स्टडी। बट स्नेक चूँकि थोड़ा सिग्निफिकेंट हो जाता है, इसलिए उसके लिए एक अलग मतलब ब्रांच का डेवलपमेंट हुआ है, जिसे बोलते हैं ऑफियोलॉजी, केवल स्नेक की स्टडी के लिए ध्यान रखना है आपको। ऑफियोलॉजी स्नेक की स्टडी के लिए। सीरोलॉजी ब्लड की स्टडी। इम्यूनोलॉजी डिफेंस एंड रेजिस्टेंस ऑफ एनिमल बॉडी टू इन्फेक्शन, जब हमारी बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है तो हमारी बॉडी हाउ काउंटर इट इफेक्ट्स इट इन्फेक्शन, तो इसकी स्टडी इम्यूनोलॉजी। फिर होता है साइकोबायोलॉजी, जैसे साइकोलॉजी होता है इस तरीके साइकोबायोलॉजी होता है, इसमें हम एनिमल साइकोलॉजी की बात करते हैं। अच्छा, जेरोंटोलॉजी, इसमें हम एनिमल की, आपने देखो ना एजिंग, और कैसे करके जब हमारी एजिंग होती है तो हमारी बॉडी में कुछ बैड सब्सटेंस बनने लगते हैं। ऐसे प्लांट में एजिंग होती है, उसके पत्ते गिर जाते हैं, लीफ गिर जाती हैं, अब्सिशन होता है, ठीक है, उसके बाद उसकी स्टीलिंग हो जाती है, नए पत्ते आ जाते हैं, तो ये एजिंग, तो इस स्टडी को कहते हैं जेरोंटोलॉजी, एजिंग एंड ओल्ड एज इन मैन। अच्छा, इसके बाद टेलियोलॉजी, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ पर्पज एंड यूटिलिटी, हमारी जो बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं, जो हमारी बॉडी का इंटरप्रिटेशन स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है, किसी के हाथ लंबे होते हैं, किसी का कमर से ऊपर का जो धड़ होता है वो लंबा हो जाता है, ठीक है, इस तरीके से जो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्ट्रक्चर की हम बात करें, किस लिए कि वो कैसे करके हमारी डेली लाइफ के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए आज के टाइम में इम्पॉर्टेंट है, उसे स्टडी करा जाता है टेलियोलॉजी में। इसके बाद 3 ब्रांचेज आती हैं जो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। तीनों का मकसद देखिए, वो काम हम 3 डिफरेंट अप्रोच के थ्रू करते हैं, इसलिए हमने लास्ट में रखा और डिफरेंट कलर से भी कर दिया आपको। देखें, इन्हें ध्यान रखें, यूजेनिक्स, यूथेनिक्स, यूफेनिक्स, बहुत यू कॉमन है और इन तीनों का मकसद भी कॉमन है, क्योंकि तीनों पॉजिटिव हैं। कहना का मतलब ये है कि ह्यूमन लाइफ की बात करते हैं, कैसे करके उन्हें बेहतर बनाया जाए। देखिए, इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस बाय हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स, तो जेनिक्स ध्यान रखें, बहुत सिंपल सा है, प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स, जो जेनेटिक के प्रिंसिपल के थ्रू अगर ह्यूमन लाइफ को बेटर बना दें, इंप्रूव कर दें, तो यूजेनिक्स। अब फिर देखिए, इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस बाय प्रोवाइडिंग बेटर कंडीशन ऑफ लाइफ, हम उन्हें अच्छा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करें, उन्हें अच्छे से नर्चर करें, तो ये यूथेनिक्स, ठीक है। अब यूफेनिक्स आया है मेडिकल इंजीनियरिंग, इसमें हम क्या करेंगे,
हम कोई इन्वायरमेंट नहीं देंगे, हम कोई उनके प्रिंसिपल अप्लाई नहीं करेंगे, हम उन्हें केवल उठा के मतलब चेंज कर देंगे। अपनी इंटेंसिटी हमारी ऐसी है, हम इतने काबिल हो गए हैं आज के टाइम में मेडिकल इंजीनियरिंग के थ्रू कि हम उनके रेस को, उनके जेनेटिक प्रोटीन का जो लेवल होता है, जब ट्रांसलेशन होता है उनके सेल के साइटोप्लाज्म में, जब mRNA से प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है, उस टाइम हम उन्हें चेंज कर देंगे। ये हम कैपेबिलिटी है हमारे अंदर आज के टाइम में। तो ये सबसे ज़्यादा एडवांस ब्रांच है यूथेनिक्स, और इसमें सबसे ज़्यादा कम टाइम लगेगा क्योंकि हम बस एक मेडिकल लेबोरेटरी का इस्तेमाल करके इसे इंप्रूव कर देंगे, जबकि बहुत टाइम लगेगा हम जेनेटिक के प्रिंसिपल को हल्के हल्के इंप्रूव करेंगे, या फिर हम एक बेटर कंडीशन प्रोवाइड करें तब भी हम बहुत स्लोली करेंगे। बट यूफेनिक्स के थ्रू हम बहुत जल्दी कर देंगे ये काम। हम मेडिकल इंजीनियरिंग के थ्रू एक स्टेप होता है ड्यूरिंग द प्रोटीन फॉर्मेशन इन द सेल, उस टाइम हम चेंजिंग करके जीन को चेंज कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हमने ये रखा है कुछ कॉमन ब्रांचेज हैं जो हमने मेंशन नहीं करी, जैसे इकोलॉजी, पैथोलॉजी, नेमेटोलॉजी, जेनेटिक्स, मार्फोलॉजी, एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, टैक्सोनॉमी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, टैक्सोनॉलॉजी, इवोल्यूशन, जियोग्राफी, बायोकेमिस्ट्री एंड बायो, ये सब दोनों ब्रांचेज में ऐसे एज इट आती हैं, जूलॉजी में भी हैं और बॉटनी में भी। तो इस तरीके से लेक्चर से आपको पूरा बायोलॉजी का एक ब्रीफिंग मिला होगा कि व्हाट इज़ बायोलॉजी क्या होती है, इसकी ब्रांचेस क्या होती हैं, कौन कौन लोग थे। जैसे आपने अरिस्टोटल देखा, जूलॉजी में सबसे पहले आए थे, थियोफ्रास्टस बॉटनी में सबसे पहले आए थे। उन्होंने 2 काम करे थे, एक लिस्ट बनाई थी, वो प्लांट को डिवाइड करा था 3-4 ग्रुप में, और 3 तरीके से उन्होंने उन्हें बताया था कि ये 3 तरीके के होते हैं। ठीक है, और इस तरीके से थियोफ्रास्टस ने 2 काम करे थे। और अरिस्टोटल ने क्या करा था, अरिस्टोटल ने बहुत काम किया था। अरिस्टोटल फादर ऑफ बायोलॉजी भी है, फादर ऑफ साइंस भी है, और फादर ऑफ जूलॉजी भी है। ठीक है, किन किन बर्ड लोगों ने पहली बार बायोलॉजी टर्म यूज करा था। तो एक आपकी बायोलॉजिकल समरी डेवलप होगी। आपसे क्योंकि व्हाट इज बायोलॉजी, तो आप बिल्कुल 1 to 1 साइंटिस्ट से लेके उनकी ब्रांचेज से लेके उनका दूसरी ब्रांचेज से क्या संबंध है, दूसरे डिसिप्लिन से क्या संबंध है, आप एक कंप्लीट ब्यूरो दे सकते हैं किसी को भी। ठीक है, तो इस लेक्चर से आपकी मोनोपोली डेवलप हो गई अबाउट द बायोलॉजी एंड बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो प्लीज़ इसी के साथ मेरे चैनल को अगर अच्छा लगा हो लगता तो सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करें। थैंक यू वेरी मच गाइज।